हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटे और स्वागत है आपका पवन बाग एकेडमी इस चैनल पर। दोस्तों, आपके कुमार भारती टेक्स्ट का यूनिट 1 हमने शुरू कर लिया है। उसमें से पहला जो यूनिट 1.1 है, जो कि कविता है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ये हमने देख लिया है। और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं पहले यूनिट के दूसरे सेक्शन में, जो कि 1.2 द थीव्स स्टोरी। ये एक कथा है या पाठ है जो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित है। तो चलिए इसके पहले कि हम उस स्टोरी के बारे में जाने या फिर उसके बारे में और ज्यादा जाने, हम शुरू करते हैं वार्मिंग अप के साथ। ठीक है, चलिए वार्मिंग अप। रीड द फॉलोइंग इंसिडेंट। Lokesh had always been a class topper in tests and examinations. However, invariably he used foul means during exams to gain these high marks. Once, on the day of history examination, Lokesh realized that his classmate and friend Farhan came all prepared for maths instead of history. Farhan had become desperate, so Lokesh offered to let him copy from his answer sheet. Since Farhan sat just behind him, Farhan refused. He said, "It's all right even if I get a zero, but I can call it my own zero. I do not want to score a single mark unearned. Cheating in exams is for cowards, not me." These words were a turning point in Lokesh's life. He gave up cheating forever. He worked hard for what he desired and never ever used false measures to acquire anything. ठीक है, अभी ये एक छोटा सा पैराग्राफ है या फिर पैसेज है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब उसमें सवाल पहला है, ए इन द गिवन स्टोरी विच वर्ड्स और फ्रेजेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय द फॉलोइंग वंस। कुछ शब्द हमको उसमें से चुनने हैं उस पैसेज में से जो हमें जिसके बदले में हमें दिए गए शब्द हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे पहला शब्द जो दिया गया है या पहली फ्रेज जो दी गई है वो है बिकम अवेयर और बिकेम अवेयर। ठीक है, मैं सारी के सारे फ्रेजेस यहाँ पर लिख लेता हूं और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। ऑलवेज, तीसरा है वेरी अपसेट एंड हेल्पलेस, वेरी अपसेट एंड हेल्पलेस। फोर्थ, चीटिंग। फिफ्थ, विदाउट वर्किंग फॉर इट, विदाउट working for it. छठी जो फ्रेज a sudden change. और सेवेंथ एंड लास्ट, gain और achieve. ठीक है, अभी हमको पैसेज में से ढूंढने हैं। तो देखिए पैसेज में से जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें पहली जो लाइन है, वंस ऑन अ डे ऑफ हिस्ट्री एग्जामिनेशन लोकेश रियलाइज्ड। बिकम अवेयर मतलब रियलाइज्ड। ठीक है, तो इसको रिप्लेस करना है, मतलब हमको क्या है, अगर सिंपल भाषा में उसको हम कहें तो हमें उनके मीनिंग्स ढूंढने हैं। ऐसी कौन सी फ्रेजेस है या ऐसे कौन से वर्ड्स है जिनके मीनिंग्स जिनका मतलब ये होता है दिया गया फ्रेज या वर्ड। ऑलवेज ऐसा एक वर्ड है जो हमें पहले ही पैराग्राफ में दिखाई पड़ता है दूसरी लाइन में। हाउएवर, इनवेरिएबली, इनवेरिएबली का मतलब होता है ऑलवेज, हर समय, है ना, हर वक्त। वेरी अपसेट एंड हेल्पलेस, ये जो शब्द है ये फरहान के लिए जो यूज किया है कि वो मैथ्स की स्टडी करके आया था हिस्ट्री के पेपर के लिए और वो बहुत ही डेस्परेट था, है ना,
डेस्परेट। ठीक है। चीटिंग, तो इसको हम कह सकते हैं कॉपी। विदाउट वर्किंग फॉर इट, तो फरहान उसको जब जवाब देता है लोकेश को कि आई वॉन्ट माई ओन जीरो, है ना। अगर जीरो भी मिलता है तो मैं उसे कह सकता हूं कि मेरा खुद का जीरो है, मुझे कोई भी चीज अनअर्न्ड नहीं चाहिए। मुझे, उसका मतलब होता है अनअर्न्ड। अनअर्न्ड का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए काम न करके मुफ्त में वो चीज पा लेना, है ना, अनअर्न्ड। अ सडन चेंज, टर्निंग पॉइंट। उसके शब्द, फरहान के शब्द ही उसके जीवन का एक मार्ग बदलने वाला वो क्षण था। और आखिर में गेन और अचीव, अक्वायर, उसके बाद में उसने कोई भी चीज पाने के लिए गलत रास्ते का उपयोग नहीं किया, गलत रास्ते का या गलत तरीका कभी भी नहीं अपनाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो है या फिर बी है, समराइज द इंसिडेंट इन 6 to 8 लाइन्स मेकिंग लोकेश द नरेटर। कैसे? बिगिन विथ आई वॉज ऑलवेज अ क्लास टॉपर। जहां पे यहां दिया गया है लोकेश हैड ऑलवेज बीन अ क्लास टॉपर, तो लोकेश खुद ऐसे बता रहा है स्टोरी कि मानो वो खुद अपनी स्टोरी बता रहा कि मैं आई वॉज ऑलवेज अ स्कूल टॉपर, but I always used, yeah, I invariably used foul means to achieve it. Once on the day of history examination, I saw my friend Farhan very upset as he had studied maths on history examination and therefore he was very, very desperate. I offered him to copy from my answer sheet, but he refused and said that even if he got zero, he can call it as his zero. And he never wanted, or he never wanted to earn anything without working for it. These words of Farhan changed me completely, and I thought of becoming like him. That day onwards, I never used any foul means to achieve anything in my life. ठीक है, तो इस तरह से उसको हमने फर्स्ट पर्सन नरेशन में किया है। यहां पर जो नरेशन था वो थर्ड पर्सन नरेशन था, यहां पर हमने जो नरेशन यूज किया है वो फर्स्ट पर्सन नरेशन यूज किया है। तो ये फर्क होता है ना। चलते हैं आगे। द थीफ स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। अभी रस्किन बॉन्ड ये जो नाम है, ये नाम बाल साहित्य में, भारत के बाल साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन, इसमें बहुत ही जाना माना नाम है। जो कुछ दो चार बहुत ही जाने माने नाम है उनमें से वो एक नाम है। ठीक है, रस्किन बॉन्ड 1934 was born in 1934, is an Indian author of British descent। और उनके माता पिता ब्रिटिश थे पर वो भारत में रहते थे, और आखिर में उन्होंने भी जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उन्होंने भी सोचा कि वो भारत में ही रहेंगे और वो भारत में ही रहे और वो भारतीय नागरिक बन गए। तो ये बहुत ही जाने माने साहित्यकार है। He lives with his adopted family in Landor in Missouri। और वो मसूरी में अपने एक एडॉप्टेड फैमिली के साथ में रहते हैं, मतलब एक कुटुंब, एक परिवार ही उन्होंने अपनाया है और उस परिवार के साथ वो रहते हैं। The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India। और भारतीय बाल साहित्य परिषद जो है उन्होंने उनका योगदान, भारतीय बाल साहित्य में रस्किन बॉन्ड का योगदान जो है उसको बहुत ही सराहा है, और उन्हीं के योगदान की वजह से भारतीय बाल साहित्य बहुत क्या कह सकते हैं, समृद्ध हुआ है, ऐसा उनका मानना है। He got the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra for his published work in English।
1992 में उनको उनके साहित्य के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। देखिए ये अवार्ड की जब बात होती है तो भारत में साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ, है ना। और नंबर 2 होता है साहित्य अकादमी अवार्ड, है ना। तो सर्वोच्च होता है, जैसे जैसे आपको पता है कि हमारे भारत में सबसे बड़ा दिया जाने वाला पुरस्कार जो है सिविलियन अवार्ड जिसे कहते हैं, कि वो किसी भी नागरिक को मिल सकता है, वो होता है भारत रत्न, है ना, सबसे बड़ा। फिर दूसरा होता है पद्म विभूषण, फिर उससे तीसरा नंबर का होता है पद्म भूषण, और चौथे नंबर का होता है पद्मश्री। ठीक है, पद्म पुरस्कार इसको कहते हैं ना। तो इस तरह से सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, किसी भी भारतीय को दिया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि वो किसी विशिष्ट क्षेत्र में हो, है ना। जैसे जैसे मिलिट्री में जैसे कहते हैं, है ना, सर्विसेज की जो अवार्ड्स होते हैं वो होता है परम विशिष्ट सेवा पदक, परम विशिष्ट सेवा मेडल, ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ना। और उस तरह से फिर परम विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, वैसे कुछ है, तो उस तरह से हम उसको जानते हैं। तो इस लिटरेचर के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ, और नंबर 2 होता है साहित्य अकादमी अवार्ड। तो रस्किन बॉन्ड को 1992 में उनके योगदान के लिए, या फिर उनके कथा संग्रह जो उनका है आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन तेहरा, ये जो उनका पुस्तक है, उनकी पुस्तिका है, कथाओं की, छोटे छोटे शॉर्ट स्टोरीज की जो कलेक्शन है, उसको ये पुरस्कार मिला है। He was awarded a Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. देखो, उनको पद्मश्री भी मिल चुका है 1999 में, और 2014 में उनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद उनको पद्म विभूषण भी मिल जाए, क्योंकि उनका योगदान बाल साहित्य में, इंग्लिश के बाल साहित्य में भारत के बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, कोई दूसरा नाम अगर आपको सूझता हो तो आप जरूर बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय बाल साहित्य में कुछ गिने चुने जो नाम है ना, बड़े बड़े नाम, हम आज के नामों की बात कर रहे हैं। पिछले तो बहुत बड़े नाम हैं, पर आज के जो नाम है, जो आज हमारे पास में है, या हमारे मतलब जो जिंदा है, वो अभी भी लिख रहे हैं, ऐसे व्यक्ति है। जैसे रस्किन बॉन्ड एक है, सुधा मूर्ति जी एक है, सुधा मूर्ति जी भी है, जिनका बहुत बड़ा योगदान। अभी ये सिर्फ बाल साहित्य की बात नहीं है, तो उनकी किताबें बड़े बच्चों के लिए, या फिर बड़े बड़े पढ़ने वालों के लिए भी वो मौजूद है। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा, वो बहुत ही बड़ा नाम है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा रस्किन बॉन्ड का पूरा सफर। अब हम चलते हैं उनकी एक कथा, जो थीफ स्टोरी। थीफ स्टोरी क्या है? थीफ मतलब होता है चोर, एक चोर की कथा है ये, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कथा के साथ। I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. और ये एक देखिए, जैसे हमने कहा कि पिछला जो हमने नरेशन देखा है वो थर्ड पर्सन नरेशन था, पर ये जो नरेशन है ये फर्स्ट पर्सन नरेशन है। मतलब जो ये आत्मचरित्रात्मक है ना, इसको हम कहेंगे ऑटोबायोग्राफिकल नरेशन है ये। तो जो व्यक्ति, जो मुख्य पात्र है, वही कहानी बयां कर रहा है, वही कहानी बता रहा है ना, इसको कहेंगे फर्स्ट पर्सन नरेशन। I was still a thief when I met Anil.
अभी यहाँ पर दो कैरेक्टर्स हम कहेंगे, एक है नैरेटर जो खुद कहानी बता रहा है और दूसरा है अनिल, है ना, अनिल एंड नैरेटर। ठीक है, तो इस तरह से दो पात्र यहां पर हुए हैं और उनके साथ जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो कहानी खुद बता रहा है। तो वो कह रहा है कि मैं जब अनिल से मिला तब भी, मतलब उस वक्त भी मैं एक चोर ही था, और भले ही मैं सिर्फ 15 साल का था, पर चोरी में मेरा जो हथकंडा था, चोरी में जो मेरी स्किल थी या मेरा जो कौशल था चोरी करने में, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। भले ही मैं 15 साल का था, मैं बहुत छोटा था, पर चोरी के मामले में मैं बहुत ही बड़ा आदमी बन चुका था, बहुत ही कौशल मुझ में निर्माण हुआ था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, और अनिल एक कुश्ती देख रहा था जब मैं उसके पास गया और उससे बात करने लगा। He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. और वो एक बहुत ही दुबला पतला इंसान था, 25 साल का होगा शायद, और वो एक बहुत ही क्या मतलब क्या कह सकते हैं कि एक आसान शिकार मेरे लिए बन सकता था। बहुत ही इजी गोइंग था। इजी गोइंग मतलब ऐसे बहुत ज्यादा सोचने वाला वगैरह नहीं था, वो बहुत ही आराम से अपनी जिंदगी जीने वाला व्यक्ति मुझे लग रहा था उसके रहन सहन से, और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक आसान शिकार मेरे लिए बन सकता है। किस लिए? कि मुझे चोरी करनी थी, है ना। I hadn't had much luck of late, and thought I might be able to get into the young man's confidence. और हाल ही में कुछ दिनों में मुझे चोरी में बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, और इसीलिए मुझे लग रहा था कि इसका मैं अगर विश्वास जीत लूं, इसका कॉन्फिडेंस अगर मैं जीत लूं, तो हो सकता है मुझे कहीं पर कुछ मिल जाए, एक मौका मिल जाए जिसको मैं जिसको मैं कैश करके इसको चूना लगाकर भाग सकता हूं। ऐसा वो सोच रहा था। कौन? नरेटर। You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. देखो, और उसने फिर अनिल के पास जाकर खड़ा हुआ, और बातचीत तो करनी है, उसका दिल जीतना है, उसका विश्वास जीतना है, तो फिर बात तो करनी पड़ेगी। तो उसके पास जाकर खड़ा हुआ और उसको कहता है कि आप भी तो एक पहलवान लगते हो, है ना। ऐसा वो अनिल से कह रहा है, क्योंकि उसे पता है कि लोगों की थोड़ी सी तारीफ उनका विश्वास जीतने में बहुत मतलब लोगों से दोस्ती करने में बहुत फायदेमंद साबित होती है। किसी की थोड़ी सी तारीफ कर दो तो लोग पिघल जाते हैं, और आपसे दोस्ती करने में उनसे दोस्ती करने में थोड़ी सी मदद हो जाती है, ऐसा वो कह रहा है। So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. और फिर जब मैंने अनिल से कहा कि तुम भी एक पहलवान लगते हो, उसने मुड़कर पलटकर मुझसे कहा, हाँ तुम भी तो लगते हो। पर उसका जो जवाब था उससे मुझे चुप कर दिया, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत ही दुबला पतला था, और इसलिए उसका जो कहना मेरे लिए जो उसका जवाब था वो बहुत ही चौंकाने वाला था, और इसलिए मुझे आगे कुछ कहने में थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस हुई। Well, I said modestly, I said modestly, I do wrestle a bit. और फिर कुछ बात को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अनिल से कहा, हाँ हाँ मैं थोड़ी बहुत कुश्ती भी कर लेता हूँ। मैंने मॉडेस्टली कहा, ऐसा नहीं कि मॉडेस्टली मतलब क्या कि एक अपनी बड़प्पन जताने के लिए नहीं, तो एक सिर्फ उसे एक कल्पना देने के लिए मैंने ये बात कह दी कि हाँ हाँ मैं कुश्ती लड़ लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? और फिर अनिल ने मेरा नाम पूछा। व्हाट्स योर नेम? मैंने कहा हरी सिंह। अभी देखिए नरेटर का नाम हमें पता चला है, हरी सिंह। ठीक है, हरी सिंह। अभी देखिए क्या वो सच्चा नाम है उसका, देखते हैं आगे। आई लाइट, मैंने झूठ मूठ कह दिया, हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि मैं जिस पेशे में था
उसमें आपको एक नाम रखकर नहीं चलता है, आपको हर समय नाम बदलना होता है, और इसलिए मैं हर महीने अपना नाम बदल लेता था। That kept me ahead of police and my former employee। जिससे कि क्यों नाम बदलना होता है? क्योंकि हमें पुलिस से छुटकारा पाना होता है। हमें हमारे जो पिछले लोग जिनको जिनकी हमने चोरियां की है या जिनको हमने चूना लगाया है, उनसे थोड़ा सा दूर रहने के लिए हमें ये एक तरकीब सोचनी होती है, जिससे कि हम अगर नाम बदल कर चलते हैं तो होता क्या है कि पुलिस आपको ढूंढ नहीं पाती है, क्योंकि वही नाम से आपको पुलिस ढूंढना चाहती है। तो वो नाम आप अभी तो आपने नाम बदल दिया है, तो इसलिए आप नाम बदल कर जब रहते हो, नाम बदल 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 कर रहते हो, तो पुलिस को भी थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है आपको ढूंढने में। तो इसीलिए ये मेरे पेशे की मांग थी, ऐसा वो कह रहा है कि मुझे हर महीने नाम बदलना होता था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. और इसके बाद जब हमारा थोड़ा सा परिचय हुआ, तो अनिल ने बात की कि किस तरह से ये जो पहलवान होते हैं वो तेल लगाते हैं, और किस तरह से वो एक दूसरे को पकड़ते हैं, कैसे दाव पेच वो लगाते हैं। ये सारी चीजों की उन्होंने बात की, और कुछ देर यहाँ वहां पर रुकने के बाद वो वहां से चलते बने। पर वो जब वहां से जा रहे थे, मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। हेलो अगेन ही सेड। और फिर उसने फिर से कहा, हाँ हाँ क्या बात है, हेलो हेलो, ऐसा उसने मुझसे कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। और फिर उसने हाँ हाँ हेलो, मतलब वो पीछा कर रहा है, तो उसने पूछा भाई क्या बात है, इस तरीके से उसने कहा हेलो अगेन, है ना। तो हरि सिंह ने उससे कहा कि उसने एक उसकी जो एक अपीलिंग स्माइल है, अपीलिंग स्माइल मतलब एक मुस्कान उसकी थी जिसको लोग बहुत पसंद करते थे, या फिर जिसकी वजह से वो लोगों को अपने चंगुल में फंसा सकता था, ऐसी वो एक स्माइल थी। वो स्माइल उसने अनिल पर भी अपनाई, और अनिल को देख करके उसने स्माइल किया, उसने स्मित की, और फिर उससे उसने आगे कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, बट आई कांट पे यू। अनिल ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन। और फिर कुछ देर सोचने के बाद मुझे लगा कि अरे मैंने गलत आदमी को ढूंढ लिया है, ऐसा मुझे लगा। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। और फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे सिर्फ खाना खिला सकते हो? पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, क्या सिर्फ तुम मुझे 2 वक्त की रोटी दे सकते हो? कैन यू कुक? फिर अनिल ने उससे पूछा, क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन, आई लाइड अगेन। मैंने कह दिया, हाँ बिल्कुल मैं खाना बना सकता हूं। मैंने फिर से झूठ मूठ ही कह दिया। अब देखिए, हर बार, क्योंकि आप ऐसे पेशे में हो जहां पर झूठ के सिवा आपका काम नहीं चल सकता, हर एक चीज झूठ होती है। उसने कह दिया, हरि सिंह ने कह दिया, हाँ बिल्कुल मैं खाना बना सकता हूं। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अगर तुम खाना बना सकते हो तो फिर मैं तुम्हें खाना दे सकता हूं, 2 वक्त की रोटी दे सकता हूं। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony। और फिर वो मुझे अपनी रूम पर ले गया, और जो कि जमुना स्वीट शॉप की जमुना की जो जमुना मिठाई की जो दुकान थी उसके ऊपर उसका घर था उसके। और उसने मुझसे कहा कि तुम बालकनी में पीछे बरामदे में सो सकते हो, ऐसा उसने मुझसे कहा। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। पर उस रात मैंने जो खाना बनाया शायद वो बहुत ही बुरा था। क्यों? क्योंकि अनिल ने वो पूरा खाना रास्ते के कुत्तों को डाल दिया और मुझसे कहा कि तुम यहां से अभी के अभी निकल जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। पर मैं वहां से नहीं गया, मैं वहीं पर बैठा रहा और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। और उसके बाद वो हंसने लगा।
Later, he patted me on the head and said, "Never mind. He would teach me to cook." और फिर बाद में उसने मेरे सर को थपथपाया और मुझसे कहा, "कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना पकाना सिखा दूंगा." He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. और उसने मुझे सिर्फ खाना पकाना ही नहीं सिखाया, तो उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखा दिया और उसने मुझसे ये भी कहा था कि कुछ ही दिनों में वो मुझे पूरे वाक्य लिखना सिखा देगा और उसके साथ-साथ में मुझे गणित भी आंकड़ों की गिनती भी वो सिखा देगा, ऐसा उसने मुझसे कह दिया। I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मैं उसका शुक्रगुजार था, ग्रेटफुल, मैं बहुत ही ग्रेटफुल, थैंकफुल था उसको कि उसने मुझे ये चीजें कह दी थी, सिखा दी थी, सिखाई थी या फिर सिखाने वाला था। क्योंकि मुझे पता था जिस दिन मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह पढ़ने लिखने लग जाऊंगा तो मेरे लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल नहीं होगा और मैं जीवन में किसी भी चीज को पाने की क्षमता मुझ में आएगी, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा हरि सिंह कह रहा है। मतलब उसे भी पता है कि शिक्षा का क्या महत्व है। एक चोर, एक बच्चा, एक छोटी सी उम्र का 15 साल का जो बच्चा है, जो चोरी के सिवा कुछ नहीं जानता, वो भी ये कह रहा है कि अगर मैं पढ़े लिखे इंसान की तरह मैं अगर लिख पाऊंगा, पढ़ पाऊंगा, तो मेरे लिए जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं होगा। मैं जो चाहूं वो मेरे जीवन में पा सकता हूं, ऐसी क्षमता मुझ में निर्माण होगी, ऐसा वो कह रहा है। तो आशा करता हूं ये जो वीडियो अभी आपने देखा है वो आपको समझ में आया होगा, आपको वो पसंद आया है और आपको समझ में आया है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और पवन बाग एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्यों कि यही वो चैनल है जो आपको ऐसे नए नए वीडियोस दे रहा है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।